Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Today we're gonna read this chapter, The Making of a Scientist, from the book Footprints Without Feet. Chapter 6 of this book. This chapter is based on a scientist whose name is Richard H. Ebright. ये पूरी स्टोरी रिचर्ड के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक साइंटिस्ट हैं और वो उनकी स्टोरी है कि वो कैसे एक साइंटिस्ट बने, उनकी पूरी जर्नी है बचपन से लेके। वो पूरी जर्नी इस चैप्टर में हम देखेंगे और उसमें हम ये भी देख सकते हैं, इस स्टोरी में ये भी हमें पता चल सकता है कि कैसे साइंटिस्ट बनने के लिए हमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है और क्या इंटरेस्ट होने चाहिए हमारे किस में। तो ये पूरी स्टोरी उसके बेसिस पे कि कैसे वो एक साइंटिस्ट बने। Okay, so here this chapter starts. Richard Ebright has received the Searle Scholar Award and the Scarling Plough Award for biochemistry and molecular biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिचर्ड एब्राइट ने रिसीव करा है सीयरली स्कॉलर अवार्ड बायोकेमिस्ट्री के लिए और स्कैरिंग प्लो अवार्ड मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए। और ये सारे अवार्ड उसको तब मिले हैं जब उसका जो फैसिनेशन था बटरफ्लाइज के लिए, उसी ने उस जो उसके मन में एक अट्रैक्शन थी बटरफ्लाइज की तरफ, बटरफ्लाइज के कलेक्शन में, बटरफ्लाइज के बारे में ज़्यादा और चीज़ें जानने में, उस फैसिनेशन की वजह से, उस अट्रैक्शन की वजह से ही उसके लिए वर्ल्ड ऑफ साइंस खुला है, उसके लिए गेटवे ऑफ साइंस जो होता है ना, वो खुला और वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बने। तो इस स्टोरी में आप देखोगे कि कैसे उन्होंने कलेक्शंस करी बटरफ्लाइज की, कैसे वो बाकी चीज़ों की भी कलेक्शन करते थे। बचपन से ही उनके अंदर हर चीज़ को लर्न करने की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, हर चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। उनकी मदर भी उनकी बहुत ज़्यादा पावरफुल कंपेनियन रही है, बहुत उनके साथ रही हैं, उनकी बेस्ट फ्रेंड बन के रही हैं। तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. तो here जो आपको वर्ड दिख रहा होगा, Proceedings of the National Academy of Science, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल है, जो कि मतलब होता है ना, एक काफ़ी फेमस, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल है। उसमें अगर जैसे इस यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिचर्ड एच एब्राइट और उनके जो एक रूममेट, कॉलेज रूममेट थे, उन दोनों ने साथ में एक थ्योरी एक्सप्लेन करी थी अबाउट कि कैसे एक नई थ्योरी उन्होंने निकाली थी। थ्योरी तो बहुत सारी है सेल्स के बारे में कि कैसे सेल्स काम करते हैं, लेकिन उन्होंने एक नई थ्योरी निकाली थी। यहाँ पे आप देखोगे, इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल था। इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल में एक कॉलेज स्टूडेंट्स का पहली बार कॉलेज स्टूडेंट्स का वर्क पब्लिश हुआ था, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। बचपन से ही उनका जो इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज को लेके, उस बटरफ्लाई को लेके जो इंटरेस्ट था, उससे ही वो एक बहुत सक्सेसफुल साइंटिस्ट बने। वो उनकी पहली जो सीढ़ी थी साइंटिस्ट बनने की, वो थी वो। तो एट द एज ऑफ 22 यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर बोला जा रहा है रिचर्ड को है। तो यहाँ पे रिचर्ड की बात करी जा रही है कि रिचर्ड ने पूरे के पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइट कर दिया था, बहुत ज़्यादा चौंका दिया था एक नई थ्योरी निकाल के कि कैसे सेल्स काम करते हैं। बिकॉज जितनी भी सेल्स के ऊपर कि कैसे सेल्स काम करते हैं, उस पर जितनी भी थ्योरीज आनी थी वो सब आ गई। उसके बाद सब मतलब कोई उनको लगा कि बस अब और कोई थ्योरी तो मे बी नहीं ही आ सकती है। बट उन्होंने, जो रिचर्ड है, उनकी सूझबूझ से, उनके दिमाग से, उनके इंटरेस्ट से ही उनका दिमाग इतना ज़्यादा वो हो गया कि उन्होंने एक ऐसी थ्योरी निकाली जिससे पूरा का पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड चौंक गया था। और ये उन्होंने कब निकाली थी थ्योरी, जो पब्लिश हो गई इतने बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल में। तो ये उनकी पहली एक ऐसी अचीवमेंट थी जो उनके लिए काफ़ी यादगार रहेगी, क्योंकि वही उनकी पहली सीढ़ी थी पूरे के पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को चौंकाने में, पूरे के पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड के सामने एक बहुत उभरते हुए साइंटिस्ट बनने में। और ये उन्होंने कब अचीव करा था? 22 एज में अचीव करा था, जब वो कॉलेज स्टूडेंट थे।
यहाँ पे इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रिचर्ड की जो अचीवमेंट है उसको स्पोर्ट्स के बेसिस पे कंपैरिजन करी जा रही है उसकी। बहुत कम एज में उन्होंने ये अचीवमेंट करी थी और वही चीज़ स्पोर्ट्स के बेसिस पे पता चला कि ये तो बिल्कुल वैसा होगा कि 15 साल की उम्र में बहुत बड़े बिग लीग्स में बहुत बड़ी बिग लीग्स बनाना गेम्स में, स्पोर्ट्स में, और हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, और अपने अपने बैट से पहली बार होम रन हिट करना, तो वो वही चीज़ होगी। ये कंपैरिजन बेसिस पे करा जा रहा है। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। यहाँ पर रिचर्ड के बारे में बताया जा रहा है कि वो उसका पहली जो लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स है, क्योंकि उसके बाद तो अचीवमेंट्स आती गई और फिर वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, बहुत जाना माना नाम हो गया फिर तो रिचर्ड एब्राइट। तो वही चीज़ थी कि रिचर्ड के लिए ये जो चीज़ अभी आप हमें बता रहे थे कि उनके थ्योरी को पब्लिश करा गया था, तो ये उनकी पहली अचीवमेंट थी। बहुत सारे स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट में से उनकी पहली अचीवमेंट थी साइंस और बाकी फील्ड्स में। तो ऐसे नहीं वो सिर्फ साइंस में ही, बाकी फील्ड्स में भी उनका काफ़ी आगे थे वो भी आपको आगे चैप्टर में पता चलेगा। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब कुछ किससे स्टार्ट हुआ? बटरफ्लाइज से, An only child, a bright, grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there. He said I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. But there was one thing I could do, collect things. तो यहाँ पे रिचर्ड बोल रहे हैं कि वो अपने एक ओनली चाइल्ड थे, उनका कोई भाई बहन नहीं था। तो वो अपने मम्मी पापा के सिंगल चाइल्ड थे, और एब्राइट कहाँ जो उनका जहाँ पे वो जो उनका होम टाउन है पेंसिल्वेनिया में वो बड़े हुए। उसके पेंसिल्वेनिया में एक सिटी है रीडिंग, उस सिटी में वो बड़े हुए हैं, नॉर्थ ऑफ रीडिंग में। और वहाँ पे उनके पास वो बता रहे हैं ऐसा कि वहाँ पे उनके पास ऐसा कुछ खास करने को नहीं था। उन्होंने बोला कि मतलब जो उनको फुटबॉल और बेसबॉल जैसे जो गेम्स वगैरह होते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे। आपको आगे चैप्टर में पता चलेगा कि उनके ज़्यादा फ्रेंड्स थे नहीं। तो ऑफ कोर्स उनको बेसबॉल फुटबॉल ये सारी चीज़ें खेलने के लिए एक टीम तो चाहिए होगी, राइट? खिलाड़ी बन के पूरा गेम तो नहीं खेल सकते फुटबॉल या बेसबॉल। तो वो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद द टीम ऑफ वन। तो वो अकेले ही फुटबॉल और बेसबॉल तो नहीं खेल सकते क्योंकि उनके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे। तो वो यही यहाँ पे बोल रहे हैं, और वहाँ पे उनके पास ऐसा कुछ खास करने को था भी नहीं। लेकिन हाँ, वहाँ पे एक चीज़ थी जो वो कर सकते थे, वो था कि वो आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स, वो थिंग्स को कलेक्ट कर सकते थे। तो उन्होंने कलेक्शन की। यहाँ पे एक आपको फ्रेज़ दिखेगा, सो ही डिड एंड डिड ही एवर। यहाँ पे ये फ्रेज़ ये बता रहा है कि उन्होंने थिंग्स को कलेक्ट करना शुरू करा, और ऐसा उन्होंने कलेक्ट करना शुरू करा चीज़ों को कि मतलब क्या डिड ही एवर, और क्या ही उन्होंने चीज़ों को कलेक्ट करा कि उन कलेक्शन से वो इतने ऊपर उठ गए। उन चीज़ों को कलेक्ट करने की जो उनका एक नॉर्मल क्योंकि उनके पास और कुछ था नहीं करने को, तो उन्होंने थिंग्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ये चीज़ से वो कहाँ इतनी ऊपर साइंटिस्ट बन गए, इतने ऊपर उठ गए अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि उन्होंने थिंग्स को कलेक्ट करा, और क्या ही उन्होंने कलेक्ट करा, क्या ही डिटरमिनेशन से थिंग्स को कलेक्ट करा कि वो साइंटिस्ट बन गए। Beginning in kindergarten, Bright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. उसकी बाकी सारे एक्टिविटीज़ में जो उसकी डिटरमिनेशन थी, जो उसकी दृढ़ निश्चय था, दृढ़ संकल्प था, जो वो एक दृढ़ता थी उस काम को करने में, थिंग्स को कलेक्ट करने में, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, राइट? तो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में जो उनकी एक दृढ़ता थी, वही दृढ़ता जो उनकी बाकी सारी चीज़ों में होती थी ना, वही डिटर्मिनेशन जो उनकी बाकी चीज़ों में होती थी, उन्हीं डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करा। ऐसा नहीं कि क्या ही इसमें इतना डिटर्मिनेशन की क्या ही है, तो बस फ्री की चीज़ नहीं, उन्होंने फ्री के टाइम पे कर लिया, नहीं, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा। उन्होंने बटरफ्लाइज को भी बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ कलेक्ट करा, और वो सिर्फ बटरफ्लाइज को नहीं, रॉक्स को भी कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स कलेक्ट करते थे, कॉइन्स कलेक्ट करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और वो एक बहुत ज़्यादा ईगर एस्ट्रोनॉमर बन गए थे। जो एस्ट्रोनॉमर यहाँ पे ईगर एस्ट्रोनॉमर यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो पूरी रात भर स्टार्स को ही देखते रहते थे। मे बी उनकी मम्मा ने, अब आपको आगे पता चलेगा कि उनकी मम्मी ने उन्हें टेलीस्कोप्स भी ला के दे रखे थे उनको हेल्प करने के लिए स्टार गेजिंग में। तो वो वही पूरी रात भर करते रहते थे, स्टार्स को देखते रहते थे,
टेलीस्कोप से, और वो बहुत ज़्यादा ईगर एस्ट्रोनॉमर बन गए थे। मतलब ईगर यहाँ पे उन्हें इसलिए बोला जाता है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को जानने के वो बहुत ज़्यादा इच्छुक थे। वो उनको हर चीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू. From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. तो यहाँ पे रिचर्ड की मदर के बारे में अब आपको आगे पता चलेगा. Had a driving curiosity. उनके पास पहली बात तो बहुत ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी थी, बहुत ज़्यादा, अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड. बहुत अच्छा माइंड था उनका, बहुत ज़्यादा समझदार थे वो, बहुत ब्राइट था उनका माइंड. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार थे, और उनकी उनकी ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी उनके मन में हर चीज़ को लेके, हर चीज़ को जानने के लिए, हर चीज़ के बारे में जानने के लिए, लर्निंग न्यू थिंग्स. उनको नई नई चीज़ें लर्न करना, नई नई चीज़ों के बारे में जानना, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता था. हर चीज़ में उन्हें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, यहाँ पे बताया जा रहा है. ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. उनकी एक मदर भी थी जिन्होंने उनको एनकरेज, जो उन्हें बहुत ज़्यादा एनकरेज करती थी चीज़ों को लर्न करने में, नई नई चीज़ों को लर्न करने में, कि तुम इस चीज़ के बारे में जानो, इस चीज़ के बारे में जानो. इन सारी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट जो था ना, उसको बरकरार रखती थी उनकी मम्मी. उनको बहुत ज़्यादा उसके इंटरेस्ट को वो एनकरेज करती थी उनकी मदर, कि शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स. वो रिचर्ड को अपने साथ ट्रिप्स पे लेके जाती थी. उसको टेलीस्कोप्स लाके उन्होंने दे रखे थे, माइक्रोस्कोप्स लाके दे रखे थे, कैमरास दे रखे थे, माउंटिंग मटेरियल दे रखा था. जब हम माउंटेन पे ट्रैक करते हैं या बाकी चीज़ें हाइकिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो उसमें मटेरियल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने माउंटिंग मटेरियल्स दे रखे थे, एंड अदर इक्विपमेंट्स भी उन्होंने लाके दे रखे थे, एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज. और उनको और भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी अलग अलग वेज में. आई वॉज इज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल. और जब तक उसका स्कूल जाना उसने शुरू नहीं करा था, तब तक मैं ही उसकी कंपेनियन थी, मैं ही उसकी एक इकलौती कंपेनियन थी. हिज मदर सेड आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम. और जैसे वो स्कूल जाने लग गए थे, मैं उसके लिए फ्रेंड्स लेके आती थी घर पे, कि नए नए फ्रेंड्स बनाओ, तुम इनसे बात करो, उनसे बात करो. तो मैंने उसके लिए घर पे फ्रेंड्स लाया करती थी बाकायदा. बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर. पर रात में हम सारी चीज़ें जो भी उसे करना होता था ना, वो सारी चीज़ें हम साथ में करते थे. काफ़ी ज़्यादा वो साथ में टाइम स्पेंड भी करते थे. रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड. यहाँ पे रिची रिचार्ड को बोला जा रहा है, जो उसकी मदर उन्हें प्यार से रिची बोलती होंगी. उनका निकनेम है, यहाँ पे निकनेम आपको दिखेगा रिची, जो उनकी मदर उन्हें बोलती हैं. कि वो बोल रहे हैं कि रिचर्ड उनकी पूरी की पूरी होल लाइफ था. जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, जब रिची के फादर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद रिची ही उनकी लाइफ में सब कुछ था. और वो चाहती थी कि वो रिची के साथ ही वो अपना पूरा पूरा टाइम स्पेंड करती थी. रिची उनकी पूरी ज़िंदगी था, फिर उसके बाद पूरी लाइफ उनकी वो रिची था. वो यहाँ पे मदर बता रही हैं. और जब रिची थर्ड ग्रेड में था, रिचर्ड जब थर्ड ग्रेड में था, तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी. यहाँ पे उनकी मदर बता रही हैं. She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I would found work for him. Not physical work, but learning things. यहाँ पे बोल रही हैं उनकी मदर कि वो और उनके जो रिचर्ड, उनके बेटे, वो दोनों साथ में अपना हर शाम वो अपनी साथ में डाइनिंग रूम में काफ़ी ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करते थे. नई नई चीज़ों को बारे में हर चीज़ वो साथ में भी करते थे. अगर उसके पास कोई चीज़ करने को नहीं होती थी ना, तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुमने वो देखा, तुमने ये देखा. मैं उसके लिए अलग अलग चीज़ें ढूंढती थी करने के लिए. नॉट फिजिकल वर्क, ऐसा नहीं कि मैं उसे काम देती थी कि ये कर लो, जाओ सफाई कर लो. कोई ऐसा फिजिकल वाला वर्क नहीं देती थी उसको. नई नई चीज़ों को जानने के लिए, लर्निंग थिंग्स में उसको, नई नई चीज़ों को जानने के लिए, नई नई चीज़ों को लर्न करने के लिए मैं उसे काम देती थी. हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, ही वॉन्टेड टू लर्न. और वो खुद भी उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और उसका खुद मन से बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो हर चीज़ को लर्न करे, हर चीज़ के बारे में जानने की. लर्न ही डिड. और वो ऐसे ही करता था. ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल. वो टॉप ग्रेड्स भी लाता था, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा भी था अपने स्कूल में. ऐसे नहीं वो सिर्फ कलेक्शन ही करता था, वो बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स भी लाता था अपने स्कूल में. वो ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड. और अगर हम एवरी डे थिंग्स पे देखे जाए, एवरी डे बेसिस पे देखा जाए, तो वो बिल्कुल
दूसरे बच्चे की तरह ही, मतलब हर एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल बच्चे की तरह ही थे। उनके उनके जो बेटे हैं रिचर्ड के बारे में बता रही कि ऐसा नहीं कि उसमें अलग से कोई अलग सी वो उसके पास कोई ऐसी चीज़ थी, ऐसी कोई उसका दिमाग ही ऐसा था, वो अलग सा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल एक नॉर्मल एक जो बच्चा होता है उसके बिल्कुल वैसे ही एक बच्चे की तरह ही उनका, वो नॉर्मल बच्चे की तरह ही उनका रिचर्ड भी था। ऐसा नहीं कि वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा अलग बच्चों की तरह काफ़ी अलग बिहेव करता था, काफ़ी यूनिक बिहेव करता था, ऐसा नहीं था। उनकी मदर बता रही हैं वो बिल्कुल वैसे था, एक नॉर्मल बच्चे की तरह, एक बच्चे की तरह। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। तो उन्हें बटरफ्लाइज कलेक्शन वो करते थे, जैसा हमने आपको बताया चैप्टर में। तो एब्राइट ने, जब वो सेकेंड ग्रेड में थे, एब्राइट ने पूरी की पूरी 25 स्पीशीज़ जो होती हैं बटरफ्लाइज़ की, वो सब उन्होंने कलेक्ट कर ली थी, जो उनके घर के पास पाई जाती थी। ठीक है, जो उनका घर था उसके पास जो पाई जाती थी वो सारी स्पीशीज़ उन्होंने कलेक्ट कर ली थी। तो यहाँ पे आपको स्पीशीज़ दिख रही होंगी, स्पीशीज़ एंड सब स्पीशीज़ बटरफ्लाइज़ की, जो उन्होंने 6 हफ्तों में कलेक्ट करी थी रीडिंग, पेंसिल्वेनिया में, उनके होम टाउन में। So that probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch 10. तो यहाँ पे रिचर्ड बोल रहे हैं कि दैट प्रोबेबली वो शायद से मेरा लास्ट चीज़ होती है बटरफ्लाई कलेक्शन में। बटरफ्लाई कलेक्शन की वो लास्ट चीज़ होती, क्योंकि उन्होंने 25 स्पीशीज़ तो ऑलमोस्ट कलेक्ट कर ही ली थी, तो अब उनके पास क्या ही बचा था। तो शायद उसके बाद बटरफ्लाई कलेक्टिंग वो ना ही करते, क्योंकि फिर तो वो लास्ट एंड हो जाता ना उस चीज़ का, बटरफ्लाई कलेक्शन का। बट लेकिन फिर मेरी मम्मी ने मेरे को एक बुक ला के दी, एक चिल्ड्रंस बुक ला के दी, जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। और उसी बुक ने जिस बुक में मोनार्क बटरफ्लाइज़ के बारे में बताया जा रहा था कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज़ माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका तक, सेंट्रल अमेरिका में वो माइग्रेट करती हैं, ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है। मोनार्क बटरफ्लाइज़, मोनार्क यहाँ पे बटरफ्लाइज़ की एक स्पीशीज़ का नाम होता है। मोनार्क बटरफ्लाइज़ एक स्पीशीज़ का नाम है बटरफ्लाइज़ की। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि उस बुक ने ही मेरे लिए साइंस का एक पूरा का पूरा वर्ल्ड खोल के रख दिया मेरे सामने। टू द ईगर यंग कलेक्टर, मैं एक ईगर यंग कलेक्टर था, और मेरे लिए वो पूरा का पूरा जो साइंस का वर्ल्ड है ना वो खुल गया था। उस बुक से मेरे को साइंस का जो एक वर्ल्ड था वो मेरे सामने आ गया, गेटवे साइंस का खुल गया था। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to track butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. Abright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Abright was attaching light adhesive tags to the wings of monarch. यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो बुक थी वो बुक उन्होंने पढ़ी, एब्राइट ने, रिचर्ड ने वो बुक पढ़ी, और उस बुक के लास्ट में रीडर्स को इनवाइट करा गया था कि वो भी बटरफ्लाई माइग्रेशंस की स्टडी में हेल्प कर सकते हैं, रीडर्स भी। और वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, उन सबको, जितने भी रीडर्स थे उन सबको बोला गया कि आप बटरफ्लाइज को टैग करो। ठीक है, किनके द्वारा बोला गया था, डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्क्यूहार्ट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के में एक डॉक्टर थे, वहाँ पे एक डॉक्टर थे फ्रेडरिक ए यूर्क्यूहार्ट। और उन्होंने उस बुक में बताया था कि आप बटरफ्लाइज को टैग करिए रिसर्च करने के लिए। उनको एक रिसर्च करनी थी उनके माइग्रेशंस के बेसिस पे, तो उन्होंने कहा कि आप सब रीडर्स भी मेरी मदद कर सकते हैं बटरफ्लाइज को टैग करके। एब्राइट की जो मदर थी उन्होंने डॉक्टर यूर्क्यूहार्ट को फिर एक लेटर लिखा, और उसके बाद एब्राइट ने भी लाइट एडहेसिव टैग्स को विंग्स ऑफ मोनार्क्स, मतलब वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करता था। ऑब्वियसली उसने 25 स्पीशीज़ तो वैसे कलेक्ट कर ली थी, और वो मोनार्क्स एक स्पीशीज़ है बटरफ्लाइज की, उनको वो कलेक्ट करता था, उसके विंग्स पे लाइट एडहेसिव टैग्स लगाता था, और उसके बाद उसको उड़ा देता था वो जो बटरफ्लाई होती थी। और जिसको भी वो टैग मिलेगा, जिसको भी वो टैग मिलेगा, टैग्ड बटरफ्लाई वो जो मिलेगी जिसको भी, उसको ये बोला गया था कि आप जो वो टैग है वो टैग डॉक्टर यूर्क्यूहार्ट को भेज दीजिए, वो टैग भेज दीजिए। तो यहाँ पे एब्राइट वो सब कुछ करने लग गया था वैसे ही जैसे उस बुक में लिखा गया था। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन लेट समर में रीडिंग में वो जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन होता था ना, बटरफ्लाई कलेक्शन सीजन जो होता था वो रीडिंग में जो जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे सिर्फ 6 हफ्तों तक रहता था लेट समर में। ठीक है, अगर आप
उनको एक एक करके पकड़ने लग गए, इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन, तो आप इतनी ज़्यादा तो नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि आपको एक ही पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप एक ही के पीछे पड़े हो। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप था, एब्राइट ने ये सोचा कि अब वो बटरफ्लाइज को अपने घर में खुद उनके अंडों को वहाँ पे रखेगा, उनके एग्स को, और फिर वो खुद वहाँ पे बटरफ्लाइज को पैदा करेगा। फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज के मतलब अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज को वो अपने घर में खुद ही, उसने कहा कि मैं खुद अपने घर में बटरफ्लाइज को बटरफ्लाइज के एग लाऊंगा और मैं खुद यहाँ पे अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज को रेज़ करूँगा, ऐसा उसने सोचा। तो उसने एक फ़ीमेल मोनार्क को कैच करा और उसको और उसके एग्स ले लिए उसने, जो फीमेल मोनार्क थी उसके एग्स उसने लिए और उनको उसने पाला पोसा, रेज देम, उसको रेज करा। और इन हिज बेसमेंट, वो अपने बेसमेंट में उनको, उनका जो बेसमेंट था वहाँ पे वो उन सारी बटरफ्लाइज़ को, जो अभी तो उसने एक ही फीमेल मोनार्क के सिर्फ एग्स को वो रेज कर रहा था अपने बेसमेंट में, और उनकी पूरी लाइफ साइकिल मतलब जैसे आप सबको पता होगा कि पहले एग से वो कैटरपिलर बनता है, फिर कैटरपिलर से प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा से वो एक अडल्ट बटरफ्लाई बनता है। वो सारा जो पूरा लाइफ साइकिल था, वो सारा लाइफ साइकिल उसके बेसमेंट में वो अलग अलग जो मोनार्क बटरफ्लाइज के होते थे उनका वो ऐसे पूरे उनके लाइफ साइकिल को रेस करता था। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। उसके बाद उन बटरफ्लाइज के बटरफ्लाइज को वो विंग्स को वो टैग करता था और फिर वो वहाँ से उनको जाने देता था। फॉर सेवरल ईयर्स दिस बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जो बहुत सारे सालों तक, सेवरल ईयर्स तक जो उनका बेसमेंट था ना, वो थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स के लिए घर था। थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स, हज़ारों मोनार्क्स के लिए वो एक घर था उनका बेसमेंट, क्योंकि उन्होंने हज़ारों मोनार्क्स को अपने अपने बेसमेंट में ही उन्होंने उनको रेस करा था। उनके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, जैसे कोई किसी का प्यूपा स्टेज में, कोई एक्स स्टेज में, तो ऐसे डिफरेंट स्टेजेस में बहुत सारे मोनार्क्स, थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स को वो सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक वो ऐसे ही करते रहे। रिचर्ड के बारे में बताया जा रहा है। इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, इट्स टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक। तो यहाँ पे एवराइट बोल रहे हैं कि इवेंचुअली मैंने जो ये बटरफ्लाइज टैगिंग का जो काम था ना, इसमें सारा इंटरेस्ट में थोड़ा सा मेरा मैं खोने लग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीडियस हो गया था, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया था अब, और ज़्यादा कुछ फीडबैक भी नहीं था इसका कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो रेज़ कर रहे हैं उसको, इतनी सारी बटरफ्लाइज को अपनी बेसमेंट में बकायदा, और लेकिन तब भी इतना कुछ खास फीडबैक नहीं था और बहुत ज़्यादा अब उनके लिए टीडियस हो गया था ये काम। इतने साल उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने फिर बोरिंग वो हो गया उनके लिए। A bright said, in all the time I did it, he laughed. Only two butterflies I had tagged were recaptured. उन्होंने कहा इतने टाइम के लिए मैंने किया, उन्होंने सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक उन्होंने ये काम किया, और उसके बाद भी वो हंसते हुए बोलते हैं कि सिर्फ दो बटरफ्लाइज थी जो जिनको मैंने टैग किया था, वो बटरफ्लाइज पकड़ी गई थी, रिकैप्चर करी गई थी किसी ना किसी के द्वारा। मतलब उन्होंने बटरफ्लाई को टैग करा, इतनी सारी बटरफ्लाइज, थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज उन्होंने रेस करी और उनको टैग करा, और थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज में से सिर्फ दो बटरफ्लाइज थी ऐसी जो किसी और इंसान को मिली, वो टैग बटरफ्लाई, और उसको वो टैग उन्होंने जिसको भी मिली उस इंसान ने वो टैग डॉक्टर यूको हार्ट को भेजा। तो सिर्फ दो ही बटरफ्लाइज थे जिनको फिर से रिकैप्चर करा गया, उनके जो उन्होंने टैग करे थे उनके टैग को फिर से रिकैप्चर करा गया। सिर्फ दो बटरफ्लाइज थी ऐसी, एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। और ऐसा भी नहीं कि भाई बहुत दूर दूर वो बटरफ्लाइज मिली हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ 75 माइल दूर ही वो बटरफ्लाइज किसी ना किसी को मिल गई थी, जहाँ से वो रहते थे वहाँ से 75 माइल्स दूर। There in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब वो 7th ग्रेड में थे रिचर्ड, उनको एक हिंट मिला कि रियल साइंस होती क्या है। ये तो कलेक्शन वलेक्शन ये सब कुछ वो कर रहे थे, उन्हें एक हिंट मिला कि असलियत में जो रियल साइंस होती है वो क्या होती है, जब वो एक काउंटी साइंस फेयर में गए। उनके रीजन में, जो उनके आसपास जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे एक साइंस फेयर लगा हुआ था, जहाँ पे क्या था कि आपको वहाँ पे जो वहाँ पे बेसिकली एक टाइप ऑफ कंपटीशन टाइप था, वहाँ पे साइंस फेयर में एक कंपटीशन टाइप का था साइंस का, कि आप अपनी कोई भी ऐसी चीज़ जो एक बहुत ज़्यादा ईगर यंग साइंटिस्ट है, जो साइंटिस्ट बनना चाहता है, जिसको साइंस में इंटरेस्ट है, वो सब वहाँ पे जाके कंपटीशन कर सकते हैं, उनको कोई ना कोई एक चीज़ उन्हें वो जीत सकते हैं, कोई ना कोई वो एक
एक मेडल वो जीत सकते हैं। एंड लॉस्ट, अब क्या हुआ, वो भी उन्होंने कहा कि मैं एक इस साइंस फेयर में, इस कंपटीशन में वो भाग लेंगे, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, वो उस काउंटी साइंस फेयर में वो हार गए। और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक सैड मोमेंट था, क्योंकि वहाँ पे बैठे रहना बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग थी उनके लिए। और वहाँ पे वो बैठे, उन्होंने सब कुछ, उन्होंने उस साइंस फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट करा और उसके बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जबकि वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे आए हुए थे उन सबको कुछ ना कुछ तो उन्होंने जीता ही था। एवराइट ने बोला कि हिज एंट्री वॉज, जो उनकी एंट्री थी, जो वो उन्होंने अपने उस साइंस फेयर में जो उन्होंने दिखाया था, वो थे एक फ्रॉग के टिश्यूज़। जो फ्रॉग के टिश्यूज़ थे उनको उनकी स्लाइड्स दिखाई थी। फ्रॉग के सेल्स जो थे, जो उनके टिश्यूज़ थे, उन सारे टिश्यूज़ को उन्होंने उनकी स्लाइड्स दिखाई थी अपनी एंट्री में, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। उन्होंने बस उनके टिश्यूज़ को एक माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा दिया था उस साइंस फेयर में। तो बस उन्होंने यही एक